आप रेगिस्तान के बीच में चिलचिलाती धूप के बीच में लेट जाते हैं, तो अभी अचानक आपको किसी बेहद तेज दुर्गंध आती है। आप उसके सोर्स तक क्रॉल करके ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वहां कोई आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन आपको सिर्फ एक बड़े छेद के अलावा कुछ नहीं लगता। आप वहां तक रेंगते हैं और उस छेद में नीचे देखने लगते हैं। आप सुनते हैं कि वहां बेहद सन्नाटा है, लेकिन इतना अंधेरा है कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी दुर्गंध आपकी नाक को बजबजा रही है। आप बदबू सुनकर पीछे हट जाते हैं और बेहतर व्यू पाने के लिए खड़े हो जाते हैं। छेद का डायमीटर लगभग 30 मीटर है, जिसके चारों ओर कुछ भी नहीं है। आप कई दिनों से रेगिस्तान में घूम रहे हैं और भोजन पानी खत्म हो रहे हैं, लेकिन बहुत दूर छोटी सी झोपड़ी जैसा कुछ नजर आता है। आप वहां पहुंचने के लिए कुछ घंटे तक चलते हैं, तब जाकर एक गांव के बाहरी इलाके में पहुंचते हैं। ऊंट सवार एक लोकल आदमी आपको बताता है कि आप यमन के ईस्टर्न रीजन के अल महरा प्रोविंस में हैं, जो ओमान के काफी करीब है। वो आपको तुरंत अपनी मिट्टी की झोपड़ी में ले जाता है, आपको खाना खिलाता है और आपको कुछ पानी देता है। तरोताजा और पेट भरा हुआ महसूस करते हुए आप उस आदमी से रेगिस्तान के फ्लोर में छेद के बारे में पूछते हैं। उसकी आंखें अंदर चली जाती हैं और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो चुपचाप आपको आपकी स्लीव से पकड़ता है, आपको अपनी झोपड़ी से बाहर फेंक देता है और दरवाजा बंद कर देता है। आप एक बार फिर उसके दरवाजे पर खटखटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपको इग्नोर करता है। आगे गांव का बाजार है, जहां आपको पक्का लोगों से कुछ जवाब मिल सकते हैं। आप वहां जाते हैं और हर कोई आपको घूरने लगता है, जैसे कि आप किसी तरह का खतरा है। वे आपके बारे में कुछ अजीब फील करते हैं। आप अपना हुड डालते हैं और एक मर्चेंट के पास जाते हैं। जब आप कुछ खाना खरीदते हैं तो आप उससे छेद के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो आपको कुछ भी बेचने से मना कर देता है, यहाँ तक कि वो आपको रास्ते से धक्का देकर हटा भी देता है। आप दूसरे वेंडर के पास जाते हैं और छेद के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो आपको कुछ भी बताने से हिचकिचाता है, लेकिन जब आप उसकी शॉप से कुछ सामान खरीदते हैं तो आखिरकार मान जाता है। वो आपको एक छोटी सी सराय में ले जाता है और आपको नीचे बैठा देता है। वो आपको इसके बारे में बात करने के साथ अपनी आवाज़ कम रखने के लिए कहता है। फिर वो आपके लिए एक बेवरेज का ऑर्डर देता है और छेद के बारे में जो कुछ भी जानता है उसे समझाना शुरू कर देता है। किंवदंतियों के अनुसार बारहौत का कुआं, जो हदरामौत में है, उस जगह को शाप मिला हुआ है। वो आत्माओं की एक जेल है। उनका दावा है कि जो भी वस्तु उसके पास जाती है वो आखिर में गायब हो जाती है। सर्वर 2 रिफ्रेशिंग ड्रिंक के साथ वापस आता है और वो आदमी जल्दी से बात करना बंद कर देता है। जैसे ही सर्वर चला जाता है वो आपको कुएं के बारे में बताना शुरू कर देता है। जब आपने कुएं का जिक्र किया तो लोग आपसे परहेज कर रहे थे, क्योंकि ये माना जाता है कि जो उसके पास जाता है वो किसी के लिए भी बदकिस्मती ला सकता है। वैसे आपके जरिए फील करने में भी सक्षम थे। वो आदमी आपको बताता है कि वो ऐसे अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता है, लेकिन आप और जानना चाहते हैं। रात में आप ये जानने के लिए कुएं पर वापस जाते हैं कि क्या उसने जो कहा था वो सच था। आप इसके बगल में बैठ जाते हैं और अपनी सभी सेंसेस को एक जगह लगाते हैं। ये शांत है, रेत छू कर बहने वाली रेगिस्तानी हवा के अलावा कुछ नहीं। आप कुछ ऐसा सुनते हैं जो छेद से आने वाली फुसफुसाहट की तरह लगता है, जैसे कि कोई अंदर बुला रहा हो। आप अपने मेडिटेशन से उठते हैं और छेद की ओर चले जाते हैं। आवाज तेज हो जाती है, लेकिन आप अभी भी इसे समझ नहीं पा रहे हैं। आप अपनी सांस को रोककर सुनने के लिए अपना सिर छेद में नीचे झुकाते हैं, लेकिन यह साफ नहीं सुनाई देता। अगले दिन आपको कुछ रस्सी और पाइक मिलते हैं और अगले स्टेप की तैयारी के लिए रात होने की प्रतीक्षा करते हैं, जो एक छेद के अंदर उतरना। रात का समय फिर आता है और आप रस्सियों को सेट करते हैं और उन्हें एक पेड़ के चारों ओर बांध देते हैं। आप एक हाथ में रस्सी और दूसरे हाथ में टॉर्च पकड़ते हुए नीचे उतरते हैं। आप अपने मुंह से सांस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगने लगता है कि आप जितना नीचे जाते हैं आपको गहरी सांस लेने की जरूरत है। माना जाता है कि ये गड्ढा लगभग 260 मीटर गहरा है, लेकिन आप केवल 6 के आसपास ही नीचे जा पाए। आपको उम्मीद नहीं थी कि इतना गहरा होगा। आप वापस ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप ये देखने के लिए मशाल को छेद में गिराने का फैसला करते हैं कि ये कितनी दूर जाता है। आप देखते हैं कि फ्लेम छोटी से छोटी होती जा रही है, फिर ये अंधेरे में गायब हो जाती है। हो सकता है कि वो आदमी सही था, बस गांव की लोक कथाएं जो वे समझा नहीं सकते। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये छेद लाखों साल पुराना है और इसमें प्रैक्टिकली कोई वेंटिलेशन नहीं है। भले ही ये इतने लंबे समय से आसपास है, लेकिन ये आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना हमेशा से रहा है। आप साइबेरिया में किसी रेनडियर की तलाश में घूम रहे हैं जब अचानक आपको दूर एक जोरदार विस्फोट सुनाई देता है। आपके सभी रेनडियर इधर उधर भाग जाते हैं और आप उन्हें इकट्ठा करने के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंजी हो रहे हैं। आप विस्फोट के सोर्स तक दौड़ते हैं और उस एरिया में एक बड़ा सा गड्ढा पाते हैं जहां से आप अभी अभी गुजरे थे।
अगस्त 2020 में साइबेरिया रूस में लगभग 30 मीटर गहरा और लगभग 20 मीटर चौड़ा एक बड़ा छेद खोजा गया था। वहां रहने वाले लोकल लोग रिसर्चर्स इसे वहां पाकर तंग रह गए। ये 2013 के बाद से इस एरिया में दर्ज किया गया 9वां छेद है। आप लोकल अथॉरिटीज को बुलाते हैं और साइंटिस्ट की एक बड़ी टीम अजीब दिखने वाले साइंटिफिक इक्विपमेंट के साथ आती है। उनका दावा है कि ये क्रेटर अब तक का सबसे बड़ा है। इनमें से अधिकांश क्रेटर एक्सीडेंट से पाए गए थे, जब लोग हेलीकॉप्टर से नॉन साइंटिफिक आउटिंग पर गए थे या शिकार पर निकले थे, या फिर जो चरवाहे थे। वैज्ञानिक इसे समझ नहीं पा रहे थे, पर वे जानते थे कि कहां से शुरू करना है। परमाफ्रॉस्ट, वो चीज जो पूरे देश के इलाके के 2/3 हिस्से को कवर करती है। साइंटिस्ट का मानना है कि परमाफ्रॉस्ट के केमिकल्स को स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि क्रेटर क्यों बन रहे हैं। क्रेटर के नमूनों में बहुत सारे केमिकल होते हैं, लेकिन खास तौर पर मीथेन। साइंटिस्ट ने जमी हुई मिट्टी और बर्फ से बहुत सारे नमूने लिए। उनमें से ज्यादातर को इकट्ठा करने के लिए उन्हें क्रेटर में उतरना पड़ा। फिर 2 साल के अंदर ये क्रेटर झीलों में बदल जाते हैं। उनकी स्टडी के अनुसार गैसें जो मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती हैं, परमाफ्रॉस्ट की ऊपरी लेयर में जमा हो जाती हैं। फिर वे पृथ्वी की डीप लेयर्स और सतह के करीब दोनों से आ सकती हैं। ये गैसें जमा होने के साथ ही फ्रॉस्ट में फंस जाती हैं, जिससे काफी प्रेशर बनता है और जमी हुई जमीन फट जाती है। उनका दावा है कि बड़े छेद बढ़ते टेम्परेचर का रिजल्ट है, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है। वे अभी भी असल में पक्का यकीन नहीं करते कि वो कैसे बने। वैसे चूंकि इनमें से ज्यादातर क्रेटर आर्कटिक रिमोट एरिया में बनते हैं और शेप लेने में सालों लगते हैं, कोई भी उनके बारे में बात नहीं करता। आप जापान के फुकुओका शहर में गहरी नींद सो रहे हैं। सुबह करीब 5 बजे आप एक जोरदार विस्फोट सुनते हैं और जमीन में कंपन फील करते हैं। जापान में भूकंप और सुनामी का खतरा है, इसलिए आप किसी भी सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार हैं। लेकिन जमीन नहीं गड़गड़ा रही और ना अब बिल्डिंग हिल रही है। आप पावर चेक करते हैं और कुछ भी नहीं। पूरे अपार्टमेंट और मोहल्ले में पूरी तरह अंधेरा है। आप बालकनी से दूर तक देखते हैं और 5 लेन सड़क के बीच में एक बड़ा छेद दिखाई देता है। आप बिल्डिंग को छोड़ देते हैं और बाहर जमा भीड़ में शामिल हो जाते हैं। ये गड्ढा करीब 20 मीटर गहरा है और इसने अपने आसपास की हर चीज को निगल लिया है। ट्रैफिक लाइट, फुटपाथ और एक बस स्टॉप सभी चले गए। यहाँ तक कि बिल्डिंग्स के कुछ हिस्से भी बर्बाद हो गए। सपोर्ट बीम अभी भी खड़े हैं। पूरा सबवे सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है और लगभग 800 घर ब्लैकआउट का सामना कर रहे हैं। यहाँ तक कि एयरपोर्ट और सबवे में भी इसका थोड़ा सा हिस्सा था। ज्यादा सिंकहोल और गैस विस्फोट होने की संभावना को देखते हुए लोकल अथॉरिटीज पूरे एरिया को खाली करवा देती है। कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो गया। जापानी इंजीनियरों और ठेकेदारों को इसे भरने में केवल 48 घंटे लगे और पब्लिक के लिए सड़क को फिर से खोलने में 1 हफ्ते का टाइम लगा। विस्फोट सबवे लाइन पर किसी कंस्ट्रक्शन के कारण हुआ होगा, लेकिन सिंक होल फिर से डूबना शुरू हो रहा है। लोगों ने नोटिस किया कि भारी ट्रैफिक में सड़क करीब 8 सेंटीमीटर नीचे होती दिख रही थी। लेकिन फटाफट मेंटेनेंस के साथ जापान किसी भी चीज को सबसे तेज तरीके से ठीक कर सकता है।